आज अगर आप स्टार्ट करते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन की, तो एक स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि कहाँ से शुरू करें? इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक नए स्टूडेंट्स के मन में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब का सिलसिलेवार कैसे आंसर दिया जाए। सबसे पहली बात यह है कि 2018 में 9.75 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे और लास्ट ईयर ये लगभग 25 लाख ने फॉर्म फिलअप किया। तो ये डेटा मैं क्यों दे रहा हूं? डराने के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कितना कॉम्पिटिटिव हो रहा है वो देखिए। आप ये देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, कॉम्पिटिटर्स कितने भी बढ़े, मूल बात है कि एक स्टूडेंट यदि सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करता है तो उसको सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा। तो कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, तो मैं डिटेल स्ट्रेटजी पे बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, मटेरियल क्या हो। तो देखिए, हर स्टूडेंट का अपना अपना टेस्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फैकल्टीज को देखिए जिनका बॉडी लैंग्वेज, पढ़ाने का तरीका आपके साथ मैच करता है, उनको पकड़ लीजिए और उनको फॉलो कीजिए। बहुत सारे फैकल्टीज को फॉलो करने की तुलना में एक दो फैकल्टी को एक सब्जेक्ट में फॉलो करना चाहिए। इससे आपका डायरेक्शन बना रहेगा, एक सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। बुक्स, कौन से बुक्स? देखिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और एक आर.एस. अग्रवाल का बुक मैंने कहा, या ऐसा कोई भी ऑथेंटिक बुक जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश का ग्रामर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कर लीजिए। प्रिपरेशन शुरू करने के पहले एक जबरदस्त बात कहता हूं। जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं उसके लिए टाइम बहुत कम होता है। तो आप एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर लेके सबसे पहले, स्टार्ट करने के पहले, उसका अलग अलग मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इसका टेस्ट दे देंगे। आप बोलेंगे अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं टेस्ट क्यों दे रहा हूं? इसलिए ताकि सारे क्वेश्चंस को देख सकें और आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां है ये आपको पता चले। तब जब आगे टेस्ट देंगे पढ़ने के बाद तो पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी दूरी तय की। जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम आपके सामने है एक नए स्टूडेंट के लिए, चाहे वो वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग? तो आईबीपीएस पीयू का एग्जाम बस होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और उसके लिए उतना टाइम नहीं है। अगर फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, जो नवंबर और दिसंबर में होंगे, वही एग्जाम है जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। दूसरे कारणों से भी इसका इंपॉर्टेंस है। एसबीआई को छोड़ करके जितने भी एग्जाम्स हैं, सबों में सेक्शनल टाइमिंग तो वहां भी है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है, यानी हर किसी को क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन एसबीआई में नहीं है। मतलब एसबीआई पीओ में भी नहीं है और क्लर्क में भी नहीं है। तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है। हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट अपना होता है, उसमें वो काफी मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकता है। इतना अच्छा कि कोई जो बहुत वीक होता है वहां अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाए तो कंपनसेट हो जाए। इसीलिए आज की तारीख में मोस्ट अट्रैक्टिव एग्जाम एसबीआई पीओ पास करने के ख्याल से मोस्ट इजी एग्जाम है। क्वेश्चन सबसे टफ रहेंगे, लगेगा इसको पास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पास क्वेश्चन इजी हार्ड के आधार पर नहीं होते। पास कॉम्पिटिटर के साथ आप कॉम्पीट करते हैं और अपने को सुपीरियर प्रूव करते हैं, वहां से शुरू होता है। इसीलिए एसबीआई पीओ का एग्जाम आज की तारीख में डेट और समय के ख्याल से भी आपके लिए सुटेबल है और पैटर्न के ख्याल से भी सुटेबल है। तो बस
आपका टारगेट एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होना चाहिए। उसको सामने रखिए और प्रिपरेशन शुरू कीजिए। दूसरी बात, जो आप वर्किंग हैं और नॉन वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास जो दायित्व हैं वो सब निर्वाह कीजिए और समय निकालिए। उसके मुताबिक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, 8-10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग हैं वो उतनी देर नहीं पढ़ सकते। उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने जॉब को हाफ टाइम जॉब में अगर कन्वर्ट कर सके तो फिर बहुत अच्छा है। यानी वो काम 10 घंटे का ना हो करके, 9 घंटे का ना हो करके 4, 5 या 6 घंटे का हो जाए, तब तो आप बहुत आसानी से कम समय में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये मैनेज नहीं कर सकते, आपका 9-10 घंटे का जॉब है, तो फिर आपको समय को, टाइम को सही ढंग से मैनेज करना सीखना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे आप निकाल सकते हैं इसके बाद भी। शाम में 6-7 बजे आने के बाद फ्रेश होकर के 1 घंटे रुक के 8 से 12 या 1 बजे तक रोज़ पढ़ सकते हैं। 8 बजे से 12-1 बजे तक। फिर सुबह आराम से उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, तैयार होइए, अपनी ड्यूटी पर जाइए। रोज़ करीब 7:30-8 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक क्वालिटी टाइम, क्वालिटी एजुकेशन। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आजकल कोर्स भी नहीं दिया जाता। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखते हैं, उससे पता चलता है कि दरअसल कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आप एक ईयर के भी डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस ले सकते हैं और कई ईयर के भी क्वेश्चन ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताते हैं कि वास्तव में एग्जाम चाहता क्या है, वो कैंडिडेट से क्या पूछना चाहता है, रियल में आपको पता चलता है। और इसीलिए जब आप पढ़ने जाते हैं तो आप लाइन से नहीं भटकते, उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए। अब बात करें कि किन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि रीजनिंग प्रीवियस ईयर्स के पेपर से और बुक से सामने रख के पढ़िए। रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिसके पास दिमाग है, तरीका जानते हैं, उनको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीजनिंग उस तरह की प्रॉब्लम की चीज, बस उसका एनालिटिकल रीजनिंग और पजल है। वो भी जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे बुक से भी, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या होता है। जैसे ही कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, आपका दिमाग दौड़ेगा और आप उससे ज्यादा अच्छे तरीके से नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। रीजनिंग का यही तरीका है। इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में फोबिया ज्यादा है। इंग्लिश ग्रेजुएशन तक जिसने पढ़ा हो उसको भला इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होगा। दरअसल साइकोलॉजिकल है। बोल नहीं पाते तो लगता है इंग्लिश आती ही नहीं है। अरे इंग्लिश तो बचपन से पढ़े हैं। बस थोड़ा उसका वोकैब ठीक कर लीजिए, ग्रामर आपका पढ़ा हुआ है, उसका एप्लीकेशन समझ लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ग्रामर का रिवीजन कर लीजिए, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा शुरू में मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स डेली जानने वाली चीज है। करंट अफेयर्स के साथ अगर आप रोज टच में रहते हैं, तब आप मैगजीन से लेकर के न्यूज और न्यूज़पेपर आधार बन जाएंगे। और फिर जब आप किसी यूट्यूबर को, किसी एडुकेटर को फॉलो करते हैं, तो उनका जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन होता है वो आपके लिए रामबाण साबित होता है। लेकिन जब तक आप रोज न्यूज नहीं सुनेंगे, रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे या मैगजीन से कलेक्ट नहीं करेंगे, जिनका जो भी सोर्स है, तब तक वो चीजें याद नहीं रहेंगी। और अब मैं क्वांट मैथ्स के बारे में डिटेल बात करने वाला हूं। मैथमेटिक्स में स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है बेसिक कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। कुछ भी पढ़ लीजिए, मेंस का एग्जाम दे लीजिए, टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो हर जगह टाइम सेव होगा। कैलकुलेशन से सीधे क्वेश्चंस आते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जितना इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन का नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन का जबरदस्त इस्तेमाल है, तो आपका टाइम काफी सेव होगा। तो स्टार्ट बेसिक कैलकुलेशन से, यहां से आपके अंदर पढ़ने की ललक भी पैदा होगी। मेरे 5000 से ज्यादा वीडियोस
डिफरेंट चैप्टर्स में प्लेलिस्ट में सजे हुए हैं। वहाँ से चुन चुन के 10 वीडियो 15 वीडियो को टारगेट बना के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, देखना शुरू कर दीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फिर भी लगातार मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, उनको अटेंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट कीजिए। बेसिक कैलकुलेशन में और एक बात है कि बेसिक कैलकुलेशन रियल में एक चैप्टर के रूप में मैंने शुरू किया है, यूट्यूब पर किसी और ने नहीं, किसी का प्लेलिस्ट भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक्स देखेंगे आप। मेरे 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 सैकड़ों ट्रिक्स कंसेप्ट के साथ मौजूद हैं। 7-8 क्लास में मैं उनको पढ़ाता हूँ। उन सब पर जिनका कमांड हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज भी चाहे किसी ने कितना भी नकल किया हो, बेसिक कैलकुलेशन में मेरी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। अभी तक किसी ने वैसा प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, बना नहीं सके हैं, सारे रूल्स को समझ नहीं सके हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन का मेरा प्लेलिस्ट आधार बनेगा। इसके बाद जो मैं चैप्टर की सीरीज बताता हूँ, आप प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। इसके बाद पहला चैप्टर, बेसिक कैलकुलेशन के बाद पहला चैप्टर होता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। यहां से शुरू कीजिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन में 350 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं। आप एक तरफ जनरल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को शुरू कीजिए, दूसरी तरफ डीआई को शुरू कीजिए। ये मैं पहली बार बात कर रहा हूं इस तरीके से। अभी तक मैंने डीआई के बारे में नहीं कहा था। मेरे जो शुरू वाले इजी की डीआई हैं उनको साथ में लेकर के चलिए। डीआई मैथमेटिकल स्किल बढ़ाता है। परसेंटेज पढ़ते हैं, एप्लीकेशन बताता है। एवरेज पढ़ते हैं, एप्लीकेशन बताता है। इवन मेथड ऑफ एलिगेशन पढ़ते हैं, उसका भी एप्लीकेशन बताता है। तो डीआई से चैप्टर पर कमांड बढ़ता है। शुरुआती डीआई करने से डीआई सॉल्व करने की कला विकसित हो जाती है। और तब जब टफ डीआई का सब समय आता है तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए आपका प्रोसेस पैरेलल चलेगा। एक तरफ अरिथमेटिक चैप्टर्स, दूसरी तरफ डेटा इंटरप्रिटेशन और कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कंपोजिट तैयारी भी है, क्योंकि इस स्थिति में 1 महीने बाद भी एग्जाम हो तो आप बहुत अच्छे फील करते हैं। 1 से 2 डीआई आ जाता है, बड़ी आसानी से बनते हैं प्री के डीआई। प्री एग्जाम के ख्याल से किसी एग्जाम में कोई अंतर नहीं है, सारा डिफरेंस मेंस एग्जाम का है। इसलिए प्री एग्जाम के ख्याल से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पहला चैप्टर करेंगे, इसके बाद पार्टनरशिप करेंगे, इसके बाद एवरेज करेंगे, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। आप कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट भी आता है। लेकिन अब 10 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चैप्टर अगर 20 हैं तो हर चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एचसीएफ एलसीएम से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट है। आप टाइम एंड वर्क ठीक से बना ही नहीं सकते अगर एचसीएफ एलसीएम पर कमांड नहीं है। तो डिफरेंट चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए एचसीएफ एलसीएम को पढ़िए। कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनका जबरदस्त इस्तेमाल है, जो आपका मैथमेटिकल स्किल आगे बढ़ाते हैं और जो दरअसल तुरुप का पत्ता साबित होते हैं, ऐसे चैप्टर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। इनमें एचसीएफ एलसीएम भी है, इनमें मेथड ऑफ एलिगेशन है। मेथड ऑफ एलिगेशन कई चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है, दरअसल रेट से संबंधित है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। इसलिए मिक्सचर एलिगेशन में, मिक्सचर तो ठीक है, वो तो एक चैप्टर है, लेकिन एलिगेशन दरअसल मेथड है जिसका इस्तेमाल मिक्सचर में होता है, एवरेज में होता है, एजेस में होता है, नंबर सिस्टम में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में होता है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। ये आपको दूसरों से आगे ले जाता है। आपको यही सोचना है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो दूसरे नहीं कर पाते, तभी आप दूसरों से आगे जाएंगे और तभी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में दूसरों से लीड लेंगे। यही लीड फाइनल लीड साबित होगा और दूसरे किसी सेक्शन में कम स्कोर होने पर भी उसको कंपनसेट करेगा। एससीएफ से मैंने कहा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये पूरा चैप्टर, तीनों चैप्टर का एक ग्रुप है, इसको जरूर पढ़ें। उसी तरह से टाइम एंड वॉक एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न एक अलग ही ग्रुप है, क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं।
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर का ऐसा ग्रुप है जिसके क्वेश्चन सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते। इसलिए इसको अगर शुरू में आप पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट है। और यही नहीं, प्री ही नहीं, मेन एग्जाम में आते हैं, पक्का आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से मिला करके आते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इसलिए इसको जरूर करें। एक और चैप्टर है मेंसुरेशन। एसएससी में तो काफी वास्ट है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, उस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हर साल प्री में भी मेन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो डीआई आ जाता है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन सारे स्टूडेंट सॉल्व करने में अपने को कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसीलिए ये आपको लीड दिलाने वाला चैप्टर है। मैंने जो कहा सुनिए, बेसिक कैलकुलेशन आपको दूसरों से आगे ले जाएगा, आपको मेथड ऑफ एलिगेशन दूसरों से आगे ले जाएगा, आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी दूसरों से आगे ले जाएगा और मेंसुरेशन आगे ले जाएगा। इसके अलावा जो कंपोजिट तैयारी चलेगी, इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। टाइम टेबल के बारे में आपके दिमाग में आता है, तो टाइम टेबल का जहां तक सवाल है, मैं कोई हार्ड टाइम टेबल नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं आप अपनी सुविधा अनुसार बनाइए। हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की अपनी जरूरत होती है। किसी के कुछ दायित्व तो होते हैं, काम होते हैं, किसी के कुछ चाह के भी वो उसको टाल नहीं सकता, तो भाई पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। आप टाइम निकालिए, 24 घंटे में कौन से घंटे हैं जिस समय आप पढ़ सकते हैं अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, और उस समय पढ़िए। सुबह में पढ़िए, रात में पढ़िए, देर रात पढ़िए, दोपहर में पढ़िए। 8 से 10 घंटे आपको निकालने का है, और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए उस दौरान, क्वालिटी स्टडी चाहिए, टाइम बाउंड चाहिए। वो चीज जो मुझे नहीं पढ़नी है वो नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी है वही पढ़नी है। मॉक टेस्ट अक्सर आप देते हैं, मॉक टेस्ट के डेटा टफ होते हैं, तो मॉक टेस्ट में जो भी आपका स्कोर होगा, रियल में जब एग्जाम देंगे तो ज्यादा होगा, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए डिमोरलाइज मत होइए, बिल्कुल मत होइए। मॉक टेस्ट में और भी दिक्कतें आती हैं, क्वेश्चन में एरर होता है, सही सेंटेंस नहीं होता, समझने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद यदि वो स्कोर आप कर लेते हैं जो आप करते हैं, तो समझिए कि एक्चुअल एग्जाम में आपका स्कोर कितना ज्यादा होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट होता है। आप 1 सप्ताह पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए, फिर 1 सप्ताह पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपने कितना इंप्रूव किया है। अगर इंप्रूव नहीं किया है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो वो कौन सा एरिया है जहां पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और उस एरिया में जाकर के इंप्रूव करना है। इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन जो स्पेशल है, जिसमें आपका कमांड है, उसमें आपको विशेष करना है। मेन जो आपके सामने दिख रहा है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, उस एग्जाम के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।